इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन, प्रोग्राम बदलता दौर में एक बार फिर से आपका स्वागत। आज के प्रोग्राम में हम एक ऐसे इशू पर बात करने जा रहे हैं जो लॉन्ग टर्म में बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। वो हाल ही में भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे इस चीज का आश्चर्य है कि अभी कम्युनिटी में खास तौर पे जो हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस है डिसेबिलिटी सेक्टर में, सिर्फ गिनी चुनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस टॉपिक पर बात कर रही हैं, जबकि इसकी अगर गहराई को समझा जाए तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। आज जैसे मैंने आपको अवर ओपिनियन सेगमेंट में बताया था कि इस संडे को हम बात करेंगे मुरलीधरन सर से, बात होगी कि जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली थी 18 अगस्त को डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी ने, जिसमें यह कहा गया कि जो आरपीडी एक्ट में 34 आर्टिकल है उसके अंतर्गत जो पुलिस सर्विसेज है, पुलिस फोर्सेज है जो सेंट्रल की, बहुत सारी उसको एग्जाम्प्ट कर दिया कि अब वहां पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को जॉब नहीं मिलेगी। तो कंबैटेंट रोल के लिए तो हम पहले ही कह रहे थे कि ठीक है, आप उसके लिए तो जॉब नहीं होगी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव जो जॉब्स हैं ये सबके ऊपर ब्लैंकेट बैन लगा दिया गया है। तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इस पर हम बात करेंगे डिटेल मुरलीधरन सर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सेक्रेटरी एनपीआरडी के, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू तानिश, थैंक यू वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस प्रोग्राम। मैं ऑफलाइन आपको बता रहा था कि लोग मुझे फोन करके ये पूछ रहे थे कि क्या आपकी लड़ाई हो गई है, बहुत दिन हो गए मुरलीधरन सर आए नहीं है। तो आपकी फैन फॉलोइंग यहाँ भी है, काफी इंतजार करते हैं लोग आपका। अच्छी बात है, अच्छी बात है, सुनकर खुशी हुई। मुरलीधरन सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा ये इस नोटिफिकेशन के बारे में आपका इनिशियल क्या कहना है इस नोटिफिकेशन के ऊपर, ये कितना इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए? देखो, ये दरअसल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे इट्स एक्चुअली लॉन्ग टर्म जो है आज की तारीख में भी, और जैसे आपने कहा इट इज एक्चुअली हैविंग ए लॉन्ग टर्म, गोइंग टू हैव ए लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। सबसे पहले तो इस नोटिफिकेशन को, लेजिटिमेसी को मैं चैलेंज करना चाहूंगा, है ना, क्योंकि ये सेक्शन 34 में जो कहा गया है, दिस एक्चुअली इज इनवोकिंग सेक्शन 34। सेक्शन 34 में कहा गया कि द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट in consultation with the chief commissioner or the state commissioner, as the case may be, having regard to the type of work carried out in any government establishment, by notification may exempt etc. अब इसमें जो है आप देखिए, इसमें in consultation with the chief commissioner or the state commissioner, है ना, ये क्लॉज है, इट्स वेरी स्पेसिफिकली स्टेटेड। आज की तारीख में सीसीपीडी का जगह जो है कई सालों से खाली पड़ा है। देयर इज नो चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। आपने किसके साथ कंसल्ट किया? आपने कंसल्ट किया जो सेक्रेटरी है आपके डिपार्टमेंट के। डिपार्टमेंट में एक सेक्रेटरी आज बैठता है, वो दोपहर के बाद चीफ मिनिस्टर कुर्सी बैठता है, क्या दो जगह पे दो अलग अलग राय देंगे? सेम पर्सन इज इन सिटिंग इन टू डिफरेंट सीट्स, सो दे कांट बी सेपरेटेड, देयर पावर्स आर नॉट सेपरेट इन दैट रेस्पेक्ट। सो द लेजिटिमेसी ऑफ दैट वेरी ऑर्डर और द वेरी कंसल्टेशन इटसेल्फ इज क्वेश्चनेबल। सबसे पहली बात तो ये कि वो दिस इज एक्चुअली लेजिटिमेसी का ही जो है उस पर ही प्रश्न चिन्ह इसके ऊपर डाल देती है। दूसरी बात देखिए, अब ये अगर एक जगह पे अगर आपने एग्जाम्पशन दे दिया तो ये तो दूसरे राज्य सरकार, अभी ये तो केंद्र की बात है कभी केवल ना, अभी राज्य सरकार में कुछ इसको इस दाखला को लेते हुए बहुत सारे राज्य सरकार भी जो उसका जो है इसी का अनुसरण कर सकते हैं। दे कैन फॉलो द वेरी सेम एग्जांपल दैट हैज बीन सेट फ्रॉम द सेंटर। दीज आर माय एंड यू सी वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि जब सरकारी स्तर पर नौकरियां जो है कम होती जा रही है, जिस तरह से निजीकरण का दौर चल रहा है, जिस तरह से सरकार
अलग अलग क्षेत्र में जो निजीकरण कर रही है, कॉर्पोरेटाइजेशन कर रही है, हमारे लिए जो जगह है वो ऑलरेडी स्क्वीज्ड है, बहुत कम है। एग्जैक्टली मेरा सबसे बड़ा कंसर्न था ही यही कि एक तरफ प्राइवेटलाइजेशन हो रही है, जॉब्स कम हो रही है। आप देखिए बैंक भी गिनती के रह गए हैं, रेलवे में भी प्राइवेटाइजेशन हो रही है, और उसके साथ साथ अगर ये एक बड़ा सेक्टर है कि कम्बैटेंट रोल जो है ठीक है आप उसमें नहीं दे सके, लेकिन व्हाट्स रॉन्ग इन द एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो सवाल ये है कि लोगों ने ये पूछा है कि क्या पहले इन फोर्सेस में हमारे लोग थे, क्या पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज और जॉब कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे वहां पे, और आपको क्या लगता है कि इस नोटिफिकेशन को लाने की क्या मंशा है गवर्नमेंट की, क्यों जरूरत पड़ी उन्हें लाने की? देखो पहले क्या होता था, पहले क्या नहीं होता था, इसके बारे में बात मत कीजिए कि 2016 से पहले क्या कानून था उसके बारे में आज नहीं करेंगे ना। नहीं, उनका सवाल ये है कि वो सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि क्या पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को उन डिपार्टमेंट में जॉब मिलती थी। देखो दिल्ली पुलिस ने जो है 2019 की अक्टूबर में एक नोटिफिकेशन निकाला, एडवर्टाइजमेंट निकाला था हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्टिंग के लिए। एडवर्टाइजमेंट निकाला था पीडब्ल्यूडी के एम्प्लॉयमेंट के लिए। उसमें हमने केवल ऑब्जेक्शन इस बात की उठाई थी कि भाई 3% उन्हें खाली उसमें दिया था, आरक्षण केवल 3% तक तो उन्होंने सीमित रखा था। हमने कहा 2016 का कानून जो है 4% कह रही है और आप 3% दे रहे हैं। दरअसल इत्तेफाक से हम जो है 25 नवंबर 2019 को जो हमने एक धरना का प्रोग्राम बनाया था जंतर मंतर पर, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरपीडी एक्ट को ही लेकर जो है धरना थी, और बड़ी संख्या में लोग अलग अलग राज्यों से आए थे। तो उसका जो हमें परमिशन नहीं मिल रहा था, तो दिल्ली पुलिस ने परमिशन देने से इनकार किया था। तो उस सिलसिले में डीसीपी से मिलने गया, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं है, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पे बैठते हैं, उनसे मैं मिलने गया था, न्यू दिल्ली के डीसीपी हैं, उनसे मैं मिलने गया था। वो उन्होंने पूछा मेरे कि आप किस मुद्दों पर आप धरना दे रहे हैं, क्या क्या आपकी मांग है। मैंने कहा एक सब पहले तो रिजर्वेशन जो है एम्प्लॉयमेंट में आपने गारंटी किया इस कानून में, उसका उल्लंघन हो रहा है। आपका खुद ही जो आपने जो 2-3-4 दिन पहले आपने 19 अक्टूबर को मेरे ख्याल से उन्होंने नोटिस निकाला था, मैंने कहा आपने जो नोटिफिकेशन निकाला है उसमें भी आपने 3% आरक्षण दिया जब 4% होना चाहिए। तो मगर उस नोटिफिकेशन को जो है उन्होंने निकाला था, मगर बाद में जो है दे डिड नॉट अपॉइंट पीपल, उन्होंने उसको नोटिफिकेशन आगे लेगा, दे डिड नॉट रिक्रूट फॉर पीपल। सो देयर वाज एन इंडिकेशन दैट दिस 2016 एक्ट वुड बी इम्प्लीमेंटेड। 95 में एक्सेप्शन दिया था, एक अलग बात है, 2016 के कानून के अनुसार भी एग्जेम्पशन है, पर क्लरिकल जॉब्स तो कर सकते हैं ना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव, जो टेलीफोन ऑपरेटर है, जो दानिश मैं उसी पे आ रहा हूँ। बहुत सारे राज्यों में जो है, केरल में, तेलंगाना में, मैं दरअसल राज्यों के पता कर रहा हूँ, गोवा में, सब जगह जो है पीपल विद डिसेबिलिटीज आर बीइंग एम्प्लॉयड। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। Exactly, this is what I was asking. Yes, people with disabilities are being appointed. आज की तारीख में भी अपॉइंटमेंट हो रहा है और दे आर बीइंग इन मिनिस्ट्रियल जॉब्स, यानी मिनिस्ट्रियल क्लरिकल जॉब में। एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस फोर्स सारा थोड़ी ना मैदान पे मॉब कंट्रोल में या लॉ एंड ऑर्डर के उसमें मैदान में खड़ी रहती है। एवरीबडी इज नॉट इन कम्बैटेंट पोजिशन, इवन अदरवाइज। एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब से वायरलेस में खड़ा होना पड़ता है, फोरेंसिक्स में जॉब है, क्लरिकल जॉब में वायरलेस ऑपरेट करना पड़ता है। 1000 किस्म के ऐसे काम है, तकरीबन मानिए 50%, माई रफ एस्टिमेट, उससे भी ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अराउंड 50% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन पुलिस फोर्स इज एक्चुअली in administrative position, various administrative exactly positions. So all these even 100 number में जो operate करना है, any disabled person can operate. It's not necessary that he be fully physically fully fit for a combatant role. Disabled person also, non-disabled भी operate करते हैं सब, so it's not necessary. So all these non-combatant positions can be even otherwise. अभी देखिए ये only people with disabilities are even otherwise employed only in identified posts. Let us be very clear about it. And combatant positions are not identified for person with disabilities.
So only clerical posts and things like that are identified. अब इस identified position में देने को आपको क्या problem है? Exactly. This is our content. तो क्या आपको लगता है मंशा क्या है इसके पीछे? क्योंकि ये भी बात क्लियर है कि अगर इसमें जॉब नहीं दी जाती पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को, तो फिर तो ये नोटिफिकेशन आनी नहीं थी। तो इसका मतलब कि वहां जॉब दी जाती है, कहीं कोई ना कोई कुछ हुआ है, दे वांट टू कर्टेल इट। तो इसके पीछे आपको मंशा क्या लगती है? देखो इरादा, देयर आर वेरियस कोर्ट में बहुत सारे चैलेंजेस हो रहे, बहुत सारे नोटिफिकेशंस को लेकर जो है उसको, उसके कारण जो है उन्होंने ये किया है। जहाँ तक मेरा अनुमान है, आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट दैट, देयर आर सेवरल पिटिशंस पेंडिंग, PILs एंड पिटिशंस पेंडिंग इन दिल्ली हाई कोर्ट एंड वेरियस अदर प्लेसेस, जॉब के रिक्रूटमेंट को लेकर। मेरे ख्याल से उसी के संदर्भ में है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को लेकर भी रेलवे के साथ ही काफी प्लीड कर रहे थे। सो दैट इज हैपनिंग एक्चुअली। In the light of this, मेरा मानना है, I may not be correct or factually correct about it, but ये मेरा अंदाजा है कि that may be one of the reasons for them to move about it. उसको ये तो बहुत जल्दबाजी में लाया गया था। Actually, it's a very hurriedly thinking. ये दूसरी एक बात देखिए आप, इस नोटिफिकेशन में भी जो है, इस एक्चुअली एक गज़ट नोटिफिकेशन में दो अलग अलग पार्ट है ना? एक ही इसमें दो अलग अलग पार्ट है। एक में जो है IPS और आपने ये रेलवे सुरक्षा बल को जो है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को आपने बरी किए, यू हैव एग्जेम्प्टेड इट, टोटल एग्जेम्पशन दिया, नहीं किसी भी पोस्ट पे किसी को एम्प्लॉय नहीं करेंगे। दूसरा नोटिफिकेशन, उसी इसमें दूसरा भाग है, दूसरा नोटिफिकेशन में आपने कहा कि सीमा सुरक्षा बल, सेंट्रल CS, CRPF, इंडो टिबेटन बॉर्डर फोर्स और ये तमाम आसाम राइफल्स एक्सेट्रा, दीज आर ऑल्सो सेंट्रल फोर्सेस बाय द वे। इनमें केवल कॉम्बैटेंट पोस्ट पर जो है आपने रखा है। नॉन कॉम्बैटेंट पोजीशंस को इन सेंट्रल पुलिस बल से जो है उनमें आपने आरक्षण देने की बात की। ओनली कॉम्बैटेंट पोजीशंस को है आपने अलग कर, विच इज एक्चुअली द स्पिरिट एंड इंटेंट ऑफ द लॉ। ये करेक्ट है, ये दूसरा वाला नोटिफिकेशन करेक्ट है। Why you are making a distinction between the first and second? ये कोई बात हमें समझ नहीं आ रही। So, अभी आप कह रहे हैं कि सिर्फ जो रेलवे पुलिस फोर्स है उसको कहागी, उसमें वो नहीं होगा, बाकियों में जॉब्स मिलेंगी नॉन कॉम्बैटेंट रोल में। IPS में भी नहीं मिलेगी, IPS में भी नहीं मिलेगी, IPS में भी नहीं मिलेगी, दिल्ली पुलिस में नहीं मिलेगी आपको। ये जो लक्षद्वीप वगैरह जो यूनियन टेरिटरी के फोर्सेस हैं उस पे नहीं मिलेगी। लक्षद्वीप। ये बताएं कि जब एक्ट पास हो रहा था, आप स्टेक होल्डर थे, बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशन स्टेक होल्डर्स थी, तो इस क्लोज को आने ही क्यों दिया गया? देखो दानिश, ऐसी बात है कि आने दिया, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। हमने बहुत सारे मुद्दों पे हमारा विरोध था उस टाइम पे भी। उस टाइम पे भी हमने कहा था कि एग्जम्पशन वाला क्लॉज आप डालिए मत। दिस इज एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है। ये कानून जो है, इसका गाइडिंग प्रिंसिपल है इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। ये जिस कानून का गाइडिंग प्रिंसिपल ये हो सकता है, उसमें आप एंटी डिस्क्रिमिनेटरी क्लॉज नहीं डाल सकते हैं जिसमें एग्जम्पशन दिया जाए। ये केवल 34 को लेकर ही नहीं था, 33 को भी आपको मालूम है, सेक्शन 33 को लेकर भी हमारी बड़ी झगड़ा थी, बड़ा झगड़ा था। हालांकि उसमें थोड़ा इधर उधर करके थोड़ा उन्होंने कहा था कि भाई करेंगे, बट उन्होंने सरकार ने प्रॉमिस किया था कि भाई हम इसको जो है क्या करेंगे, उसको सेलेक्टिवली और ये करके हम करेंगे, इसको इंडिस्क्रिमिनेट करेंगे नहीं, ये करके कहा था उन्होंने। बट दे हैव गॉन बैक ऑन द एश्योरेंस व्हाट दे गिवन, बोथ ऑन सेक्शन 33 एंड ऑन दिस 34 आल्सो। हमने उस वक्त पे हमने प्लीड किया था कि भाई ये बिल्कुल बॉडी से इस कानून का जो इंटेंट है, इस कानून का जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, उसके खिलाफ जाता है ये, आप इसको मत डालिए, ये हमने कहा था। पर हमारे भी बहुत साथी जो हमारे साथ आंदोलन में थे उस वक्त में, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ साथी हमारे गुजर भी गए इस दरमियान। उन्होंने कहा था कि भाई बहुत सारे, अगर आप एंटी डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हो, कोई ब्लाइंड साथी है वो अप्लाई करता है पायलट की पोस्ट के लिए और उसको डिनाई किया जाता है, वो कह सकता है कि डिस्क्रिमिनेशन है। हमने कहा ऑल दीज हैव देयर आर स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी
जॉब दैट इज रिक्वायर्ड। इवन अदरवाइज पोस्ट आर आइडेंटिफाइड पोस्ट में ही मिलता है। फिजिकल क्वालिफिकेशन भी होता है हर जॉब के लिए, है ना। किसी में डिसेबिलिटी में भी जो है आपको किसी को 1 लेग, किसी को अपर आर्म, किसी को लोअर आर्म, ये तमाम चीजें लिखे होते हैं उसमें, कितना विजिबिलिटी होना चाहिए, कितना विजिबिलिटी नहीं होना चाहिए, ये तमाम चीजें हर पोस्ट में, हर रिक्वायरमेंट में जरूरी है। सो यू कांट से दैट दैट वुड बी, उस किस्म का ये नहीं होना चाहिए। हमने उस तरह ये दलील दी थी, बट इट वाज नॉट एक्सेप्टेड। हमारे बीच में ही हमारे कई साथी जो है इसको लेकर इसमें, तो सो देयर वाज नो पॉइंट इन गोइंग बियॉन्ड। कुछ चीजें जो आंदोलन में जब साथ में चलते हैं तो एक पॉइंट पे सहमति आप ना, आप इधर यू एग्री और नॉट, यू टू कांट से दैट हम छोड़ रहे हैं इसको, बंद करो करके हम नहीं कर सकते। राइट। 3 में भी ऐसी एक्चुअली मेरा जो शो है बदलता दौर, बहुत सारे लोग इसको एज ए रिसर्च भी यूज करते हैं। आई गॉट मेनी रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द पीपल हु आर डूइंग PhD एंड लॉट ऑफ देम सेड दैट वी 2014 के बाद आपके शो से हमें डिसेबिलिटी मूवमेंट्स में कैसे एक्ट बन रहा था, तो बहुत सारी जानकारी इससे मिलती है। तो इसलिए जो मेरे क्वेश्चंस रहते हैं मैं उस तरह से पूछता हूं कि बैकग्राउंड भी लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि इसके पीछे की बातें क्या है, क्या हुआ था उस समय। ये बात सही है कि उससे मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन एक नॉलेज के प्रोस्पेक्टिव से और हिस्ट्री से हमेशा हम सीखते हैं। तो इसलिए मैं उन क्वेश्चंस को पूछता हूं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहे कि जब ये बन रहा था तो तब इस पर आवाज उठाई गई या नहीं उठाई गई, क्या चर्चा हुई। अब आपने ये कहा, आप मुझे ये बताएं कि वर्तमान में करंटली ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रुझान है। मुझे NPRD और कुछ और इंडिविजुअल्स हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं साउथ की जो इसके ऊपर फाइट कर रही है, लेकिन दिल्ली खामोश है अभी भी। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बाहर नहीं बोल पा रही हैं इसका। वो अभी भी कई जगह पे ये तर्क आ रहा है कि वहां हम तो जॉब करते ही नहीं थे, कई ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, दुर्भाग्य है, दरअसल इस आंदोलन का ही दुर्भाग्य है कि आज की तारीख में बहुत सारे डिस्पाइट मासिव अटैक अगेंस्ट डिसेबल पर्सन, उनकी लाइफ और लाइवलीहुड पर अटैक है, इसको समझना चाहते नहीं। केवल अपनी राजनीति का ही भी समय राजनीति, आप अपनी राजनीति करिए, बट व्हेन देयर इज एन अटैक ऑन योर राइट्स, देयर इज एन अटैक ऑन योर लाइफ्स एंड देयर अटैक्स ऑन योर लाइवलीहुड, यू शुड प्रोटेस्ट। किसी भी राजनीति जुड़े, कोई भी आपकी आइडियोलॉजी हो, यू शुड प्रोटेस्ट। ये आज आप नहीं करेंगे तो इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। ये हम कह रहे हैं, हम विरोध कर, मैं दुर्भाग्य में कह रहा हूँ कि बहुत सारे संगठन जो है जो अपने आप को क्लेम करते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर संगठन है, अपने आप को अलग अलग सेक्टर्स के संगठन कहते हैं, एंड मेनी पीपल आर एक्चुअली फॉट। मैं ये नहीं कहूँगा पहले वो लड़े नहीं, बहुत सारे संगठन ऐसे जो हमारे साथ में मिलकर लड़े हैं, इस आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा उन्होंने निभाया है। आज दुर्भाग्य है कि ये संगठन आज इस बारे में बोल नहीं रहा। काफी समय से इसकी, केवल नहीं इस मुद्दे को लेकर नहीं, बहुत सारे मुद्दों पर लेकर जो है बोल नहीं रही। आप देखिए, इस दरमियान, इस कोविड काल के दरमियान जो है बहुत सारे मुद्दों पर, जो एक मुद्दों पर जो है इस सरकार ने जो हमारे राइट्स को लेकर, हमारे सुविधाओं को लेकर काफी अटैक किया। सबसे पहले RPD एक्ट को अमेंडमेंट करने की बात की, उसके बाद RCA एक्ट को अमेंड करने की बात की, फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो कैटर करते थे डिसेबल लोगों के लिए, उन इंस्टीट्यूट्स को मर्ज करने की बात की। ऐसे बहुत सारे चीज, देयर वाज एन अटैक ऑन इंस्टीट्यूशंस। ये दूसरा आप देखिए, इस दरमियान जो देखिए आप 2014 के बाद जो है आप CCPD केवल एक टर्म के लिए रहा है। उसके बाद वी डोंट हैव ए चीफ कमिश्नर फॉर मेनी ईयर्स, वी डोंट हैव ए नेशनल ट्रस्ट चेयरपर्सन फॉर मेनी ईयर्स, वी डोंट हैव ए RCA चेयरपर्सन फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स। बट these are all attacks that let us be very clear about। इन तमाम पोजीशंस को, जो इन तमाम ऑटोनोमस बॉडीज को जो है, उनकी जो कार्य क्षमता है, उनको जो देयर इज एन दिस थिंग, बट अनलेस वी प्रोटेस्ट, अनलेस वी कम आउट, एक्चुअली दुर्भाग्य है कि इस कोविड काल में जो है हम कोई धरना नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, बट देयर आर इंस्टेंसेस लाइक द RPD एक्ट को जो है, जो अमेंडमेंट लाने की बात की थी उन्होंने, दे हैड टू गो बैक बिकॉज देयर वाज ए concerted bid, there was a united bid, there was a joint effort from many of our organizations who came forward and opposed it. Likewise, in this case also, if there is a combined opposition, पहले क्या हुआ था, क्या नहीं दिया गया था, वो छोड़िए आप,
1995 की एक्ट एक अलग चीज है, 2016 का कानून एक अलग चीज है। राइट बेस्ड एक ये है। हम कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, यूएनसीआरपीडी के बाद एक पैराडाइम शिफ्ट जब हुआ है, सो वी शुड, अब हमारी चर्चा का स्तर भी एक अलग स्तर पर हमें चर्चा भी करनी चाहिए। 1995 की एक्ट के कानून के जो बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड में हम नहीं बात करते। 2016 के यूएनसीआरपीडी के बैकग्राउंड में, आरपीडी एक्ट के बैकग्राउंड में चर्चा करेंगे। दिस इज इट्स ए वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन दैट इज देयर टुडे। अभी आपको कितने लोगों का साथ मिल रहा है, कितनी ऑर्गेनाइजेशंस का साथ मिल रहा है इस टॉपिक के ऊपर? देखो, ऐसे कर निचले स्तर पर ये बड़े भले आपके केंद्र में संगठन आपके साथ नहीं, मगर नीचे के स्तर पर आप देखिए बहुत सारा विरोध हो रहा है, जो हमारे साथ भी नहीं है, हमारे साथ कभी काम नहीं करते थे। ऐसे भी संगठन जो हमसे कोई वास्ता नहीं हमारा, वो लोग भी जो है बहुत सारे राज्य में वो ये नोटिफिकेशन जो जला रहे हैं, उसकी एफईजी जला रहे हैं, कुछ न कुछ कर रहे हैं। और जैसे कल मैंने टेलीग्राफ में आज देखा मैंने कि भी एक खबर आई है कि भाई राष्ट्रीय विकलांग मंच जो है एक अलग संगठन है, जो जिसको कई राज्यों में जिसकी शाखाएं हैं। दे हैव कम आउट ओपनली, बिहार झारखंड में खास करके उनका काम है वो, और उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में उनका काम है। वो आए विरोध में, कह रहे कि हम इसका विरोध करेंगे, जाएंगे। हमने भी तय किया कि वी आर गोइंग टू चैलेंज दिस इन द कोर्ट ऑल्सो, है ना। इसको लीगली भी चैलेंज करने की जरूरत है। मैं एग्जैक्टली इसी पे ही आ रहा था कि रोड मैप क्या है। आर यू गोइंग टू कोर्ट? यस वी आर गोइंग टू कोर्ट। हम दिल्ली हाई कोर्ट में इसके वी आर फाइनलाइजिंग द पिटीशन, और दूसरे भी साथी अलग अलग कोर्ट में जाना चाहते हैं। कई साथियों ने सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात की, हमने उनको एडवाइस किया लेट अस गो टू द हाई कोर्ट फर्स्ट। बहुत सारे साथी जा रहे हैं कोर्ट में। हम विल फाइल ए पिटीशन द दिल्ली हाई कोर्ट। So there will be a collective opposition to this। ऐसा नहीं है कि हम अकेले हैं या दूर नहीं है, बहुत सारे साथी आएंगे, इसमें हमें विश्वास है कि जो साथी आज बहुत सारे कंपल्शंस की वजह से जो है इसका विरोध नहीं कर सकते, हम जानते हैं उनको, बट मन में हमको वो सपोर्ट करेंगे, ये उम्मीद है हमें। जी, तो क्या इसका लीगल तो आपने बताया कि कोर्ट में जा रहे हैं और बहुत सारे और लोग भी जा रहे हैं, तो जैसे आपने कहा कि अभी कोरोना काल चल रहा है, तो क्या आने वाले टाइम में ऑन रोड भी हमें स्ट्रगल देखने को मिलेगा, प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे? बिल्कुल मिलेगा। देखिए, अब इस दरमियान आप देखिए एनपीआरडी ने हमारे जितने भी राज्य स्तर पर जो एफिलिएट है, अलग अलग मुद्दों पर जैसे सुविधाएं थी, जैसे ये था, वॉट एवर कोविड प्रोटोकॉल को ब्रेक ना करते हुए कोशिश की गई कि वी शुड ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट। कभी तो घर के सामने किया, कभी पंचायत लेवल के सामने किया, बहुत सारे पंचायत स्तर पर किया, कभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया, ये भी किया। और इसमें जो है वैसे तेलंगाना में हमारे साथियों ने जो अलग अलग राज्यों में जो उसका प्रोटेस्ट किया है, मास मोबिलाइजेशन इसीलिए नहीं किया, बट वी हैव इट इन वेरियस सेंटर्स, क्योंकि मास मोबिलाइजेशन करना इट इज नॉट एडवाइसेबल ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब ये हमारे जो राष्ट्रीय विकलांग अधिकार मंच के जो साथी कर रहे हैं, राष्ट्रीय विकलांग मंच जो कर रही है, दे आर ऑल्सो ऑर्गेनाइजिंग ऑनलाइन पिटीशन, वो ऑनलाइन पिटीशन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। बट जैसे सुधार होगा अब इस कोविड के इस परिस्थिति को लेकर, वैसे हम जन आंदोलन के रूप में इसको बदलने का हम प्रयास करेंगे। अगर एक मोटा रफ आइडिया लेना हो लोगों के समझने के लिए, हाँ, लगभग कितनी जॉब्स इससे जा सकती हैं इस नोटिफिकेशन के कारण? देखो, जितनी सुविधाएं थी, मैं कह रहा हूँ 60% अराउंड, लेट अस से 50% रफली मान लीजिए, अराउंड 50% ऑफ एम्प्लॉयमेंट। करेक्ट फिगर तो मुझे भी मालूम नहीं कितना होगा। नहीं, एक रफ आइडिया, मतलब हजारों में पोस्टें चली जाएगी। बिल्कुल हजारों से ज्यादा है। पुलिस फोर्स तो आजकल जो है लॉ एंड ऑर्डर में जो है रोज बरोज जो है आपके बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्स नई शुरू हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा चीज है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पोस्ट, थाउजेंड्स ऑफ पोस्ट्स एक्चुअली दैट इज बीइंग क्रिएटेड एवरी डे व्हेन व्हिच रिक्रूटमेंट आर मेड। वो तमाम पोस्टों में जो 4% आरक्षण है आपका, वो 4% आपका चला जा रहा है ना। अभी रोज बरोज जो है एक्चुअली there are various postings that are happening actually on this. All these postings, these things are going to people are going to be deprived of those postings.
आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने और कुछ पॉलिटिशियंस ने लेटर्स भी डाली हैं मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट को, तो क्या वहां से कोई रिस्पॉन्स अभी तक आया है? देखो, हमने तो दरअसल चिट्ठी भेजी नहीं है। वी आर ओनली लॉन्च ए प्रोटेस्ट एक्चुअली। हमने केवल एक स्टेटमेंट जारी किया है। बरिंदा खैरात में हमने एक लेटर डाली है उनको। सीपीएम के पूर्व सांसद थे और पॉलिट ब्यूरो के सदस्य हैं बृंदा जी ने एक चिट्ठी भेजी है इसी लाइंस पे कि प्रोटेस्ट करते हुए, और उन्होंने ये भी कहा कि सीपीएम उस टाइम पे जो सीपीएम ने इस पे एग्जम्पशन का विरोध किया था उस टाइम, जो सही है, मुझे जानकारी है कि पार्लियामेंट के जो डिबेट से और अलग पार्लियामेंट के डिबेट से पहले जो चर्चाएं हो रही थी जिसमें सीपीएम के प्रतिनिधि भी शामिल थे, उन्होंने भी कहा था कि भाई ये एग्जम्पशन के, और 3-3 पे भी हमारा साथ दिया था उस टाइम पे सीपीएम ने। बृंदा जी ने कहा कि भाई दिस इज बट शी हैज टू, एज फार एज आई नो, शी हैज टू रिसीव अ रिस्पांस। मिलेगा तो मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा उसके बारे में। अभी तक तो कोई जानकारी मिली नहीं इसके बारे में। आर यू होपफुल वी विल गेट रिलीफ फ्रॉम द ऑनरेबल हाई कोर्ट? Definitely. That is what we are going with that hope. अगर होप नहीं होता हम बिल्कुल नहीं जाते। जी, तो इसके ऊपर शुभकामनाएं। क्या कम्युनिटी से साथ आप चाहते हैं? क्या यंग ऑडियंस को आप एड्रेस करना चाहेंगे इस टॉपिक के ऊपर? देखो दानिश, समझने वाली बात यह है कि 2011 के आप सेंसस देख लीजिए, और उसके बाद में नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया है। उसके बाद कई अलग अलग प्रोजेक्ट्स के तहत देखो एनजीओ ने कहा, अलग अलग रिपोर्ट्स जो आई, इन तमाम रिपोर्ट्स में एक ही बात उभर कर आई है कि 65%, 65% ऑफ डिसेबल पॉपुलेशन जो है बेरोजगार है। ये बड़ी तादाद है। एंड 65% आप किसके आधार पर कहते हैं? आपने केवल जो है 2011 के सेंसस में केवल आपने 7 किस्म के विकलांग लोगों की जो आपने गिनती की थी। आप 2016 का कानून में जो है आप 21 किस्म के विकलांगों को जो है आपने रिकॉग्निशन दिया है। ये जरूरी नहीं है कि वो 3 टाइम्स मोर पॉपुलेशन हो, क्योंकि अलग अलग डिसेबिलिटी के अलग अलग किस्म के पॉपुलेशन होता है, बट इट इज अ सब्सटैंशियल नंबर। आपका जो है एक क्वांटम लीप है आपके काउंटिंग में। सो द नंबर ऑफ पीपल अगेन मे बी परसेंटेज में भी उतना ही हो सकता है, बट roughly around 65% of the disabled population has got no source of livelihood. ये मान के चलना होगा। अब ये रिपोर्ट्स के हैं, ये तो मेरे आंकड़े नहीं है, सरकार के आंकड़े हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स के आंकड़े हैं। अब इसमें से अभी जो 35% आप कहते हैं जिसके पास काम है, वो 35% किस किस्म के काम में जुड़ा हुआ है, ये भी तो देखने वाली बात है। मोस्ट ऑफ देम आर एक्चुअली एम्प्लॉयड इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। कोई वेंडिंग में लगा है, कोई इसमें लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, कोई मेनी ऑफ देम आर अनफॉर्चुनेट इनटू बेगिंग आल्सो। अलग अलग इस किस्म के छोटे मोटे धंधे में लगे हुए हैं। सो दे आर नॉट इन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी आप देखिए, अभी प्राइवेट सेक्टर इज हैज अ मच बिगर रोल टू प्ले। पहले भी था और आज की तारीख में भी जिस तरह से हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज को चल के 91 से लेकर जो है न्यू लिबरल पॉलिसीज जो आपने उदारीकरण का जो आपने दौर शुरू किया 1991 से लेकर जो है, उससे जो है ज़्यादातर आपका कॉन्सेंट्रेशन प्राइवेट सेक्टर पे या कॉर्पोरेट सेक्टर पे रहा है। सो ऑल दिस पब्लिक सेक्टर पे कम रहा है। सो ऑल दिस जॉब्स आर दैट वर देयर एग्जिस्टिंग इन द पब्लिक सेक्टर, और निजीकरण के पास खास करके जो अभी आज रेलवेज प्राइवेटाइज हो रहा है, अभी बीएसएनएल को प्राइवेटाइज करने की बात करी है, एमटीएनएल को प्राइवेटाइजेशन की बात कर रही है। पहले बहुत सारे और भी सेक्टर सब बाल्को नाल्को अनगिनत जो पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेस जो है, हम तमाम चीजें आपने प्राइवेटाइज कर दिया। इन तमाम जगह पे जो हमारे पास अवसर थे विकलांग साथी वो भरने के लिए, वो तमाम डोर्स जो है क्लोज कर दिए गए। तो वी हैव टू, अब एक चीज हमें देखनी पड़ेगी। हम जब कहते हैं चीजों तो कहते हैं आप राजनीति हैं, आप उनकी बात करते हैं, इनकी बात करते हैं। भाई आपको वी कांट सी थिंग्स इन आइसोलेशन। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। दानिश आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूँ ये चीज को जो हम ओवरऑल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट से अलग करके नहीं देख सकते हैं। इफ यू आर सीइंग इट, यू आर फूलिंग योरसेल्फ। यू विल बी एक्चुअली मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज। एक्चुअली उसको तमाम चीजों को एक साथ जुड़कर उन तमाम चीजों को देखना होगा, तब इसकी परिप्रेक्ष्य में देखना। अगर यू हैव टू सी इट इन द होल पर्सपेक्टिव।
नहीं तो हम वी विल नॉट बी एक्चुअली सीइंग द होल पिच, एंटायर पिक्चर। उसको देखने और जब उसको देखेंगे, उसको समझेंगे, तभी इसके खिलाफ जो आंदोलन हम बना पाएंगे। हम इन आंदोलन का साथ जो उभर कर आ रही है देश में, जनता की आंदोलन उभर कर आ रही है, उस आंदोलन में हमें हिस्सा बनना पड़ेगा। बहुत सारे साथी हमें कहते हैं, हम जब कहते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होना चाहिए, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 में जो डिस्क्रिमिनेशन की बात करती है, उस आर्टिकल में जो है विकलांगता का शब्द नहीं है, जिसमें कास्ट के बारे में कहा है, रिलीजन के बारे में कहा है, लैंग्वेज के बारे में कहा है, बहुत सारे और बहुत सारे किस्म के डिस्क्रिमिनेशन के बारे में कहा है, डिसेबिलिटी के बारे में नहीं कहा है। हम कहते हैं मांग कब कहते हैं, बट लोग कह रहे हैं कि उस टाइम पे क्यों नहीं उठा। हम कह रहे हैं कि उस टाइम पे इसीलिए नहीं था कि भी आपका आंदोलन था ही नहीं। आप जब आपका आंदोलन है तब आप बात की, जब तक उन आंदोलन जो जन आंदोलन है उसके साथ दूसरे जो अलग अलग क्षेत्र के आंदोलन है, वो मार्जिनलाइज सेक्शन की आंदोलन है, उस आंदोलन के साथ भी हमारा आंदोलन को जोड़ के जब तक नहीं करेंगे, संयुक्त रूप से हम इन चीजों के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, तब तक इससे निकल नहीं पाते। तो I think students and people would understand and they will be a part of this movement and they would like to be, or they must be a part of this if they want to continue, empower our community. क्या मोरल डाउन होता है जब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो कॉल देमसेल्फ चैंपियन ऑफ डिसेबिलिटी कॉज, बट इतने बड़े इश्यूज पर जब वो चुप रहते हैं, तो क्या इससे मोरल डाउन होता है? मोरल डाउन होने का सवाल नहीं है। वी एक्चुअली गेट, हमें तो कह रहे कि जब जो ज्यादातर लोग हमसे साथ में नहीं होते हैं, तो वी एक्चुअली फील दैट वी आर विंडिकेटेड, है ना। वी फील दैट हमारा बहुत सारे सवालों पर जो है हम कहते हैं कि हमारा बात सही है। मेनी पीपल मे नॉट अग्री विथ अस, उसमें कोई नहीं। हाँ, निराश जरूर होते हैं, बिल्कुल निराशा होती है कि जब बहुत सारे साथी अपील करने से आते नहीं। वी डू डेफिनेटली फील ए बिट डिस्ट्रेस कि भाई साथी क्यों नहीं आ रहे हैं। बट आपने एक चीज बताई है, एक प्रोसेस है एक्चुअली। या आपने एक अच्छी चीज बताई है कि बहुत सारे नए लोग जुड़ रहे हैं मूवमेंट के साथ, जमीनी स्तर पे बहुत सारी स्टेट से लोगों का अब बात कर रहे हैं, वो आगे आ रहे हैं। अब इस टॉपिक पे तो आप कोर्ट में जा रहे हैं, तो जल्दी हमें ये देखने को मिलेगा कि आपने पिटीशन फाइल किया और होपफुली वी विल गेट द जस्टिस डन। अब थोड़ा सा आते हैं हम इससे हट के, इस बार बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि अभूतपूर्व चीजें हुई है पार्लियामेंट सेशन में, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ज्यादातर वो भी सीपीएम ने पूछे हैं। जाने से पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा इसको ये एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पर कोई लेकर जो है, और खासकर हमारे बिल में भी, एक्ट में भी जो कहा गया है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, इसमें कहा गया कि भाई प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की जो बात की है, इसमें कहा कि इंसेंटिव्स विल बी प्रोवाइडेड टू प्राइवेट सेक्टर, एक क्लॉज है कानून में, है ना। अभी आप देखिए 2008 में सॉरी चिदम्बरम साहब थे जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने उस टाइम पे इंसेंटिव्स दिया था प्राइवेट सेक्टर के लिए, 5% या कुछ 3% ESI में, PF में छूट दी थी कुछ साल के लिए, सब दिया था। अब उन्होंने कहा कि एक साल में जो है 10,000 1 लाख जॉब जो है क्रिएट करेंगे, दैट वाज 10,000 1 लाख व्हाट ही सेड, नए जॉब डिसेबल के लिए क्रिएट होंगे। मगर उसके बाद RTA के क्वेश्चन डाला था, जावेद अबीदी साहब सभी थे, उन्होंने RTA क्वेश्चन डाला 2009 में, उन्होंने कहा कि लेस देन 100 पीपल हैव एक्चुअली गॉट जॉब्स थ्रू दैट इंसेंटिव्स। इस किस्म के इंसेंटिव्स जो है प्राइवेट सेक्टर में मिलता नहीं है, यानी देने से कुछ काम नहीं बनता है। सो देयर शुड बी डिसइंसेंटिव्स एक्चुअली व्हाट वी हैड। ये कानून के जो प्रक्रिया में जो आप बात कर रहे थे, उस टाइम पे आपने बात नहीं की थी, हमने इसकी भी बात की थी उस टाइम पे। NPRD ने कहा था, एंड वी वेरी फोर्सफुली सेड दैट there should be disincentives for people, for entrepreneurs or companies that are not employing people with disabilities, है ना। It can be in form of penalties। बहुत सारे कंट्रीज में है, जर्मनी में है और सारे वेस्टर्न कंट्रीज में है, जो आप अगर नहीं दे रहे तो आपको इतना % एडिशनल टैक्स देना होगा। So we are actually advocated for that, which was not acceptable to many of our disabled activists and organizations, और सरकार को भी खैर वो मंजूर नहीं था। आज जरूरत है दरअसल उसको भी एडवोकेट करने की, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन आप निजीकरण जब कर रहे हैं, तो एक जरूरत है कि प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज
केवल कुछ CSR को लेकर है, कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, कोई लेमेंट्री में दे रहा, कोई यहाँ दे रहा है, यहाँ, उससे कुछ नहीं होता। देर ऑल मेक बिलीव, ये सब क्या करें, नाम के वास्ते करने वाले हैं। व्हाट नीड्स टू बी डन, ये 4% आप दे रहे हो, 4% आप प्राइवेट सेक्टर में भी देना होगा। वो गारंटी करना है तो आइदर यू ब्रिंग इन लेजिस्लेशन टू say that 4% will be given through legally, और आप कहिए कि डिसइंसेंटिव्स जो है उसका भी चीज आई। ये आई जस्ट लाइक टू ऐड टू दैट। एग्जैक्टली, और ये समय की मांग है। यू आर वेरी राइट व्हेन यू से दिस, बिकॉज अगर सब कुछ प्राइवेटाइजेशन में चला जाएगा और पीपल आर नॉट सेंसिटिव टुवर्ड्स पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जब तक कोई कानून का डंडा नहीं होगा तो होगा नहीं। और ऐसे तो आपने 65% का आंकड़ा बताया, तो ये आने वाले टाइम पे एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी। और जितनी जल्द इस पर हम मिलजुल के काम करें, इसको एडवोकेट करें, वो उतना ही जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस पॉइंट। मैं आपसे ये जान रहा था कि पार्लियामेंट के इस सेशन को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए और बहुत सारी रिपोर्ट्स, उन्होंने क्वेश्चंस के आंसर दिए, रिटर्न में दिए। आर यू सेटिस्फाइड व्हाट दे हैव सेड इन एक्सेसिबल विद रिगार्ड टू एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन या बाकी चीजों में? देखो, पार्लियामेंट में क्वेश्चंस जो है बहुत सारे जैसे ये सरकार के बारे में जिस तरह से जवाब देती है ना, वो तो कैसे कि कोविड से कोई ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा नहीं है, इस किस्म के भी जवाब देती है पार्लियामेंट में। आप जानते हैं इसमें, बेहतर जानते हैं इसके बारे में। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन ऑल दोस इश्यूज। सो नॉट ऑल रिप्लाईज दैट आर गिवन इन पार्लियामेंट नीड बी करेक्ट, उसको भी कंटेस्ट करने की जरूरत है। मगर बहुत सारे देयर इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट आल्सो टू दिस दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये पहली बार है कि मैं हर सेशन से पहले, कई NPRD जब से बना है, हमने कोशिश की है, इनकी पिछले 5-6 साल में तकरीबन हमने कोशिश की, हर पार्लियामेंट सेशन से पहले एक सेट ऑफ क्वेश्चंस हम बना के देते हैं MPs को, अलग अलग MPs को देते हैं, दूसरे पार्टीज को MPs को भी देते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि भाई उन सवालों को जो है वो वर्तमान स्थिति क्या है उसको रिफ्लेक्ट करते हुए सरकार क्या उसका जवाब देना चाहती देते हैं। ये एक्सेसिबल इंडिया के बारे में क्वेश्चन हमने पहले भी पूछा था, मगर हमने दिया था, मगर अभी तक क्वेश्चन तो आए नहीं। एंड वी एक्चुअली गिव प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस, है ना, जिस क्वेश्चन का उस प्रक्रिया में जो है हम इस बार जो है, और पहले ये बात देखने की बात है, एक्चुअली मेनी पीपल एक्चुअली डोंट नो दिस, कि भाई ये दरअसल क्वेश्चंस जो आते हैं, एक तो अनस्टार्ट क्वेश्चन होता है, अनस्टार्ट क्वेश्चन, दो अलग अलग किस्म के होते हैं। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट प्रोसेस, बट जनरली क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो बैलेट सिस्टम से होता है, क्योंकि बहुत सारे सवाल होते हैं तो तमाम सवालों का जवाब देना मुश्किल पड़ जाता है। तो देयर इज अ बैलेटिंग सिस्टम दैट हैपेंस। तो उस बैलेट में जिसका नंबर निकल जाता है उसका क्वेश्चन आता है। इस बार कहिए कि हमारी लॉटरी निकल गई, बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए। इससे काफी अवेयरनेस होती है सांसदों को भी, उनको भी समझ लगता है, और दिस इज अ वेरी पॉजिटिव। और बहुत सारे ऐसे सवाल जिनका जवाब हम ढूंढते हैं वो हमें मिल जाता है और ऑथेंटिक मिलता है। वी कैन कॉन्टेस्ट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एक हमारे पास वी हैव अ डॉक्यूमेंट टू फाइट अगेंस्ट और टू स्पीक अबाउट। ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, ऑथेंटिक कागज चाहिए, ऑथेंटिक ये चाहिए। सरकार अपना क्या कहना चाहती है इसके बारे में, ऐसा नहीं कि हमने बहुत सारी चीजें तो हमें जानकारी नहीं है। हमें जानकारी का RCA में कितने साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, क्या नहीं, वो प्रक्रिया हम जानते हैं, फिर भी ये सवाल पूछते हैं। तो इसीलिए सरकार जवाबदारी है, not only answering that particular question, but is also telling the people that we have not filled this post for so a long time. So it's not a question, it's not an answer that is given to us in particular, but it's also an answer that is given to the public in general. Absolutely, absolutely. एक सवाल मैं आपका ही एक मेल पढ़ रहा था, उसमें ये पता लगा कि एक सवाल पूछा गया, कहाँ रूल फ्रेम नहीं हुए। महाराष्ट्र जैसे स्टेट में अभी तक रूल नहीं फ्रेम हुए, वहां भी इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आंध्रा में नहीं हुए अभी तक, और कई जगह पे रूल फ्रेम नहीं हुए लेकिन कोर्ट बन गए। तो पीपल वांट्स टू अंडरस्टैंड, रूल नहीं बने लेकिन कोर्ट बन गए, और छोटी छोटी स्टेट्स ने रूल्स बना लिए, लेकिन महाराष्ट्र जैसी स्टेट में अभी भी रूल्स नहीं बने। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, दो मुख्य राज्यों के तौर पर 2 राज्य हैं जो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जिसे नहीं बनाए, बाकी तो यूनियन टेरिटरीज है छोटे छोटे, दैट दे आर नॉट मेजर, बट स्टिल वहाँ भी तो लोग रहते हैं, वहाँ भी डिसेबल लोग रहते हैं, ध्यान रखें, छोटा हो या बड़ा हो वहाँ भी लोग हैं, और डिसेबल पॉपुलेशन, उनकी भी
कुछ कंसर्न्स है, उनको भी ज़रूरत है कानून का प्रोटेक्शन होने भी ज़रूरी है, बनना ज़रूरी है। बट दरअसल वहाँ की मूवमेंट का रिफ्लेक्शन है दरअसल, वॉट एवर ऑल सेड एंड डन। अगर वहाँ का मूवमेंट का दबाव होता तो ज़रूर कोई भी सरकार इससे बच नहीं सकती है। हम जितने भी राज्य हैं, तमाम राज्यों में जहाँ भी हम एग्जिस्ट करते हैं, हमने कोशिश की उन राज्यों को, उन राज्य सरकारों को दबाव बनाने के लिए कि इस रूल्स को आप फ्रेम कीजिए। सही किया गलत किया हम उस विषय में नहीं पढ़ते। ज़्यादातर राज्यों में जो रूल्स बनाए दे नॉट सेटिस्फैक्ट्री टू बी वेरी फ्रैंक। केंद्र में ने जो रूल बनाए उससे भी हम सेटिस्फाइड नहीं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट रूल्स हैव बीन फ्रेम्ड। सो इवन अदर स्टेट्स, जो भी ज़्यादातर राज्यों ने जो किया है कि सेंट्रल ने जो मॉडल रूल्स उनको दिए, उसी का रेप्लिका जो है स्टेट्स में छोटा मोटा इधर उधर कुछ करके जो उन्होंने किया है। बट स्टिल देयर आर रूल्स दैट आर फ्रेम्ड, बट दिस इज एक्चुअली रिफ्लेक्शन ऑफ द स्टेटस ऑफ द मूवमेंट। हमारे मूवमेंट का स्टेटस क्या है वो रिफ्लेक्ट करता है। अगर आपका मूवमेंट स्ट्रांग हो किसी राज्य में तो जरूर आप दबाव बना सकते हैं उस राज्य सरकार के ऊपर कि कानून का उल्लंघन ना करे, वो उसको जो है रूल्स फ्रेम करें। आर यू सेइंग महाराष्ट्र और आंध्रा में मूवमेंट नहीं है? हमारा मूवमेंट की कमजोरी दर्शाता है, कमजोरी दर्शाता है। यू आर नॉट बीन एबल टू एक्सर्ट एनफ प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू गेट दीज रूल्स फ्रेम्ड। Let us be very clear about और वहाँ के एक्टिविस्ट को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए अपने पे। बिल्कुल करना कि वो क्या कर, महाराष्ट्र जैसी स्टेट में वो वहाँ लाखों में ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे मस्ट इंट्रोस्पेक्ट। पीपल वुड आस्क यू क्वेश्चन वेदर वी आर वर्किंग एज ए NGO और एज ए इंस्टीट्यूशन, it is our liability. We cannot just wash our hand off. If you have taken something in your hand, you need to perform. So this is very unfortunate कि state like Maharashtra haven't framed rule. They must lead from the front. तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, and I think people must come out and start thinking about it and start working over it. I won't cast aspersions on any organizations or this thing, but मैं ये कहूँगा जैसे आपने कहा कि it's an unfortunate thing. It is actually reflecting on the state of our movement. We are not been able to pressurize the concerned states. We का मतलब सारे भारतवर्ष के संगठनों को नहीं कहूँगा, उस राज्य में जो हमने दबाव नहीं बना पाए, वहाँ के राज्यों की जो आंदोलन है, उस आंदोलन की कमजोरी है। मैं ज़रूर मानता हूँ कि उसको दुरुस्त करेंगे। अभी जब ये पता चला है उनको कि भी उनके राज्यों को तोड़कर बाकी तमाम राज्यों में अगर बने हैं नियम बने हैं, उनके राज्य में जरूर बनाना है। मैं जरूर उम्मीद करता हूँ कि ये राज्य जो है आगे के दिनों में जो वो इस प्रक्रिया में शामिल होंगे, अपनी सरकारों पर जरूर दबाव बनाएंगे। No, I am not casting aspersion on anyone. In general, I am saying to all organization, I am not hating on any individual organization. जी मुरली सर, थैंक यू सो मच। आपने अपना टाइम दिया और अच्छे से हमें समझाया इस प्रक्रिया के ऊपर, और पार्लियामेंट में भी आगे वाले टाइम पे भी हम देखेंगे कि और सांसद भी, बाकी पार्टीज भी क्वेश्चंस पूछें और एक डेटा हमारे पास आए और अवेयरनेस जनरेट हो और सरकारें जो जवाबदेही हों बाकी लोगों को लेके। और उम्मीद यही है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अपील यही है कि आप इस नोटिफिकेशन को विड्रॉ करें एज सुन एज इट इज पॉसिबल, बिकॉज इट इज ए अटैक ऑन इंस्टीट्यूशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट पे एक बड़ा आघात है। तो आप ये करें और साथ ही साथ ये इंश्योर करें कि प्राइवेट सेक्टर भी हमें जॉब दें। थैंक यू सो मच मुरली सर। थैंक यू। तो आज हमने बात की मुरली सर से और उन्होंने बताया डिटेल में। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। हम सबको मूवमेंट, इन स्पाइट ऑफ आवर आइडियोलॉजी, आवर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, हम हमेशा ये कहते हैं वी मस्ट कम on single platform when it comes to persons with disabilities or their issues. उम्मीद है कि ये आप लोग फॉलो करेंगे और इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस का साथ देंगे और आवाज बनेंगे और अपने स्तर पर जो लिख सकते हैं, जो आप मूवमेंट चला सकते हैं, करेंगे। अगले सप्ताह मिलूंगा किसी और पर्सनैलिटी के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।